गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ। मूल्यांकन आकलन और मूल्य का अंकन दो शब्दों से मिलकर बनना होता है। मूल्य आकलन और मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समेकित घटक हैं। ये न केवल शिक्षार्थियों के बारे में सही स्थिति का ज्ञान कराते हैं, बल्कि पाठ्यचर्या, कार्यक्रम और नीतियों की प्रभावशीलता के बारे में सही ज्ञान कराते हैं। हम प्राय मूल्यों के आकलन और मूल्यांकन पदों को एक दूसरे के प्रयोग करते हैं, परंतु ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इनके बारे में कुछ स्पष्ट किया जाए। मूल्य धन आकलन को विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के विषय, कौशलों, अभिरुचियों तथा विश्वासों के बारे में सूचनाओं प्राप्त करने तथा उनको दस्तावेज करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच ऐसी अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षकों को उनके शिक्षण की प्रभावशीलता और विद्यार्थियों की समझ, अधिगम के स्तर के बारे में सूचना प्रदान करती है। मूल्य आकलन अधिगम परिणामों के मूल्यांकन तथा भविष्य में प्रदर्शन के अभिप्राय से फीडबैक प्रदान करता है। निर्णय लेने में सहायता के लिए हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं कि उस विद्यार्थी के अधिगम लक्ष्यों को किस स्तर तक प्राप्त कर लिया। इन सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए अनेक प्रकार की मूल्य आकलन तकनीकों जैसे विद्यार्थियों के औपचारिक और अनौपचारिक प्रेक्षण, पेपर पेंसिल टेस्ट, प्रोजेक्टर, नियत कार्य इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। मूल्यांकन इवेल्यूशन को मूल्य या मान निर्णय की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन की मान के बारे में मूल्य आकलन करना। अतः विद्यार्थी के मूल्यांकन द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्य आकलन और मूल्यांकन के बीच का अंतर निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। प्रोग्राम में संशोधन, प्रोग्राम का मूल्यांकन करना। विकास को प्रोत्साहन, विद्यार्थियों के विकास का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन, संपन्नता या उन्नति की पहचान। शिक्षणात्मक निर्णय लेना, शिक्षण में सुधार। किसी शिक्षक को विद्यार्थियों की लिखने की क्षमता की पहचान करनी ताकि वे एक राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता में भाग ले सके। इस स्थिति में शिक्षक को विद्यार्थियों के लिखने के कौशलों का एक मूल्य निर्णय करना पड़ेगा। इसके लिए शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा पहले लिखे गए निबंधों इत्यादि के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने एवं अन्य विद्यार्थियों के लेखन से तुलना करके तथा साथ ही लिखने की ज्ञात मानक गुणवत्ता से भी तुलना करके विद्यार्थियों को लिखने की क्षमता का मूल्यांकन आकलन करना पड़ेगा। इस प्रकार की मूल्य आकलन युक्तियाँ ऐसी सूचनाएं प्रदान करती है जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों के लिखने की योग्यता की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। एक मूल्य आकलन प्रामाणिक अथवा विश्वसनीय होता है यदि प्रयुक्त मूल्य आकलन प्रविधियाँ उनके साथ सुमेलित हो जिनका बच्चे अधिगम कर सके। ये बच्चों की प्रगति के बारे में सही जानकारी प्रदान करता है कि वे नवीन ज्ञान में कितने पारंगत हो रहे हैं। प्रामाणिक मूल्य आकलन ये स्वीकार करता है कि शिक्षार्थी अलग अलग प्रकार से सीखते हैं और इसलिए उन्हें अपने अधिगम की विभिन्न विधियों से व्यक्त करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस इकाई में विभिन्न मूल्य आकलन युक्तियों का वर्णन किया जिनका प्रयोग शिक्षक औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन कर सकते हैं। अधिगम प्राप्ति उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी शिक्षक निम्न क्रियाओं करने में समर्थ हो जाएगा। गणित में अनौपचारिक मूल्यांकन की भूमिका को समझना है। विभिन्न मूल्य आकलन युक्तियों के बारे में जानना जिनका प्रयोग अनौपचारिक मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। गणित में औपचारिक मूल्यांकन की भूमिका को समझना। विभिन्न मूल्य आकलन युक्तियों के बारे में जानना जिनका गणित में औपचारिक मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न मूल्य आकलन युक्तियों के लाभ और कमियों को जानना। सतत और संपूर्ण मूल्यांकन के अर्थ और कार्य क्षेत्र को समझना। मूल्य आकलन रूपरेखा की एक समझ विकसित करना। विभिन्न प्रकार के प्रश्न तथा एक प्रश्न पत्र की रचना करना। अनौपचारिक क्रियात्मक मूल्यांकन अधिगम एक सतत प्रक्रिया है तथा
बच्चे विभिन्न विधियों से स्वयं अपना ज्ञान अर्जित करते। कक्षा में पारस्परिक चर्चा शिक्षार्थी के व्यवहार और अधिगम में हुए परिवर्तनों के बारे में प्रेक्षण करने के बेहद प्रकार के अवसर प्रदान करती है। जैसा कि हम अवगत हैं, इनमें कुछ प्रेक्षण अनौपचारिक रूप से दैनिक आधार पर होते हैं, जबकि शिक्षण अधिगम हो रहा होता है। इन प्रेक्षणों से हमें न केवल शिक्षार्थी की शक्तियों और कमियों के बारे में पता चलता है, बल्कि उसके अन्य पहलुओं जैसे कि विषय के प्रति अभिवृत्ति, समस्या हल करने की क्षमताएं, क्रियाशीलता, विभिन्न प्रकारों की सोच, विषय के साथ निकटता, कौशलात्मक दक्षता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से अनौपचारिक मूल्यांकन शिक्षार्थियों के मूल्य आंकलन करने की विविध प्रकार से सहायता करता है, परंतु ये दैनिक या अनौपचारिक विधि से किए गए प्रेक्षण यदि एक क्रमबद्ध रूप से रिकॉर्ड न किए जाए तो सरलता से भूले जा सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग में प्रेक्षण टिप्पणियों, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन पर दिए गए मानव वृत्तांत तथा उनकी अभिरुचियों, विषय क्षेत्र इत्यादि के प्रति उनकी प्रवृत्तियों के रिकॉर्ड सम्मिलित किए जाने चाहिए। गणित में अनौपचारिक क्रियात्मक मूल्यांकन के निम्न मूल्य आकलन होता है: गणितीय संचार, गणितीय अवधारणा और प्रक्रियाओं की समझ, गणित में क्रियात्मकता, समस्या हल करने की क्षमता और गणितीय विवेचना, गणित की प्रवृत्ति और अभिरुचि। उपयुक्त क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियों या कार्यों का प्रयोग किया जा सकता है। गणित में मूल्य निर्धारण की विधियाँ। गणित में मूल्य आंकलन के लिए कार्य, प्रयोगशाला में क्रियाकलाप और प्रयोग, गृह के लिए नियत कार्य, कक्षा में क्रियाकलाप, रूब्रिक, वृत्तांतों के रिकॉर्ड, जनरल प्रविष्टियाँ, क्षेत्र भ्रमण, पोर्टफोलियो, जाँच सूचियाँ और क्रम निर्धारित करने के मापदंड, प्रोजेक्ट, परियोजना, समस्या हल करने के कार्य। शिक्षार्थी के मूल्य आंकलन के लिए अनेक विधियाँ और प्रक्रियाएँ हैं जिनका शिक्षक अनौपचारिक और क्रियात्मक प्रकार से प्रयोग कर सकता है, ताकि वह शिक्षार्थी को संपूर्ण प्रकार या विधि से समझ सके। वृत्तांत रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, शिक्षार्थी के बारे में रखे गए लिखित रिकॉर्ड विवरण होते हैं, जिनमें सामान्य रूप से उनके बारे में प्रेक्षण और वर्णन सम्मिलित होते हैं। ये न केवल शिक्षार्थी की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने में सहायक होते हैं, बल्कि किसी समय अवधि में उसकी प्रकृति की भी जानकारी प्रदान करते हैं। जाँच सूचियाँ, जाँच सूची दैनिक प्रदर्शन के समय विद्यार्थी के अपेक्षित व्यवहार, संज्ञानात्मक तथा साथ ही भावात्मक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में वर्णन करती है। जाँच सूची में वस्तुएं व्यवहारात्मक या विषय वस्तु क्षेत्र के प्राप्य उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए। एक प्रेक्षणात्मक तकनीक के रूप में एक जाँच सूची गणित पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षार्थी द्वारा दक्षताओं पर उन्नत संपन्नता के स्तर को दस्तावेज करती है। रेटिंग स्केल जाँच सूचियों का विस्तृत रूप है। रेटिंग स्केल में हम एक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए मानक या कसौटियों को निर्मित करते हैं। प्रत्येक मानक में दक्षता का एक निश्चित स्तर होता है और हम शिक्षार्थियों का क्रम इस प्रकार आधारित रखते हैं कि वे कोई कार्य पूर्ण करने में प्रत्येक मानक पर कितने अच्छे प्रकार के प्रदर्शन करते हैं। 5 में बहुत अधिक, 4 में अधिक, 3 में मध्यम, 2 में कम और 1 में बहुत कम। जर्नल लेखन शिक्षार्थियों को कक्षा में हुए अपने अधिगम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में सहायता करता है तथा अपने विचार व्यक्त करने के अवसर प्रदान करता है। अधिगम के बारे में इस प्रकार लिखने की प्रक्रिया शिक्षार्थियों को उसका विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि कक्षा में उन्होंने क्या सीखा और किस प्रकार सीखा। वे शिक्षार्थी को उन विधियों की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिनसे विद्यार्थियों ने ज्ञान की संरचना की है तथा उनकी अवधारणात्मक समय के स्तरों की भी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। रूब्रिक एक रूब्रिक लिखित मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे विद्यार्थियों के कार्य का मूल्य आंकलन किया जाता है। शब्द रूब्रिक को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: मूल्य आंकलन के लिए मार्ग निर्देशों का एक समुच्चय जो मूल्य निर्धारित किए जाने वाले अभिलक्षणों या आयामों को सुस्पष्ट प्रदर्शन कसौटियों तथा
एक रेटिंग स्केल के साथ व्यक्त करता है। एक अंक देने वाले रूब्रिक में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। निश्चित स्केलिंग मापदंड स्केल के प्रत्येक बिंदु के प्रदर्शन की व्याख्या करने वाले अभिलक्षणों की सूची। विद्यार्थियों के लिए एक सुस्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य रूब्रिक शिक्षार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इनसे मूल्यांकन व्यक्ति विशेष पर कम आधारित होता है। क्रियात्मक और समस्यात्मक हल करने के मूल्य आंकलन। गणित में क्रियात्मक निम्न में से अभिलक्षित है। समस्या हल करने में विविध या भिन्न सोच है। समस्या प्रस्तुत करना तथा पुनः परिभाषित करना तथा एक शिक्षार्थी को किसी स्थिति के अवयवों को उनकी गणितीय अवधारणाओं के पदों में बार बार पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ती है। क्रियात्मकता के कुछ सूचक निम्नलिखित हैं। शिक्षार्थी विभिन्न प्रकार की तथा वैकल्पिक समस्या हल करने की युक्तियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी नम्रतापूर्वक सोचने में समर्थ हो जाते हैं। समस्याएं हल करने के लिए शिक्षार्थी स्वयं अपने ह्यूरिस्टिक विकसित कर सकते हैं। शिक्षार्थी विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपसारी चिंतनों सोचों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी अपने विचारों की दिशा को पलट सकते हैं। शिक्षार्थी व्यापीकृत गणितीय संबंधों की रचना कर सकते हैं। शिक्षार्थी दिए हुए आंकड़ों से प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं या समस्याएं सर्जित करते हैं। शिक्षार्थी गणितीय अवधारणाओं के बीच असामान्य आंतरिक संबंधों की रचना कर सकते हैं। गणित में प्रायोगिक कार्य का मूल्य आंकलन। गणित में प्रायोगिकरण तथा गणित प्रयोगशाला स्कूल गणित के लिए अधिगम युक्ति के अभिन्न अंग बन गए हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि बहुत अच्छी प्रकार से सोच समझकर क्रियाकलाप और युक्तियाँ बनाई जाए तथा प्रयोगशाला विधि से उनका मूल्य आंकलन किया जाए। गणितीय प्रयोग और प्रयोगशाला क्रियाकलाप गणित में अधिगम हेतु शारीरिक प्रयुक्तियों पर अधिगम केंद्रित है और इसलिए प्रेक्षण, मापन, आंकड़ों का संग्रहण, प्रायोगिकरण इत्यादि जैसी प्रक्रिया कौशलों के मूल्य आंकलन की आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु विद्यार्थियों के लिखित रिकॉर्ड का भी मूल्य आंकलन किया जा सकता है। जांच सूची के माध्यम से गणित में प्रयोगशाला क्रियाकलापों के मूल्य आंकलन के लिए कुछ कसौटियाँ। क्या शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणाओं की ठोस समझ है? क्या शिक्षार्थी ने परिशुद्धता और स्वच्छता से कार्य किया है? क्या शिक्षार्थी आंकड़ों का निर्वचन कर सका? क्या शिक्षार्थी वैध निष्कर्ष निकाल पाया है? इस कसौटियों को एक रूब्रिक या जांच सूची रेटिंग स्केल में रूपांतरित किया जा सकता है। गणित में प्रयोगों के उदाहरण: त्रिभुज के विभिन्न गुणों का सत्यापन, पास्कल त्रिभुज के प्रयोग से पैटर्न जनित करना, पाइथागोरियन त्रिकोण की संरचना, यह सत्यापित करना कि दिए हुआ अनुक्रम एक समानांतर श्रेणी का है। स्वमूल्यांकन या समूह मूल्यांकन। स्वमूल्यांकन संदर्भ में विद्यार्थी द्वारा ज्ञान, कौशलों, प्रक्रिया और रुचि, अभिवृत्ति इत्यादि में अपने अधिगम और अपनी प्रकृति का स्वयं किया जाने वाला मूल्यांकन से स्वमूल्यांकन विद्यार्थी में स्वतंत्रता की भावना विकसित करने तथा अपने अधिगम के लिए स्वयं उत्तरदायित्व लेने में सहायक रहता है। एक रचनात्मक कक्षा में इस पहलू का बहुत महत्व है, क्योंकि शिक्षार्थियों को स्वयं उनके अधिगम के लिए उत्तरदायी बनाता है। स्वमूल्यांकन शिक्षार्थियों की स्वयं अपनी शक्तियों और कमियों पहचानने तथा एक समय अंतराल में अपनी प्रगति पर नज़र रखने में सहायता करता है। इस प्रकार का मूल्यांकन बहुत परावर्ती होता है। समूह मूल्यांकन एक विद्यार्थी का मूल्यांकन दूसरे विद्यार्थी द्वारा करने के संदर्भ में होता है। यह युग्मों या समूह में किया जा सकता है। समूह मूल्यांकन विद्यार्थियों की सहयोगपूर्ण तरीके से कार्य करने में तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करने में सहायता करता है। इससे कक्षा में सहकारिता अधिगम वातावरण बनाने में बढ़ावा मिलता है। यह विद्यार्थियों में एक विषय या अवधारणा की गहरी समझ विकसित करने में सहायता करता है। विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों के साथ अपने कार्य के बारे में जानकारी बांटने, विचार विमर्श करने के अवसर मिलता है। समूह मूल्यांकन जांच सूची, रेटिंग स्केल, रूब्रिक या गुणवत्तापूर्वक फीडबैक के उपयोग द्वारा
किया जा सकता है। समूह और स्व मूल्यांकन की एक प्रभावी योजना विकसित करने के लिए अधिगम प्राप्य उद्देश्यों तथा मूल्य आंकलन की कसौटियों को विद्यार्थियों के लिए सुस्पष्ट और पारदर्शक होना चाहिए। मूल्यांकन की औपचारिक विधियाँ। शिक्षार्थियों की औपचारिक मूल्यांकन शिक्षक की विभिन्न प्रकार से सहायता करता है, जैसे कि विद्यार्थियों के ग्रेड निर्दिष्ट करना, विद्यार्थियों की स्थापन, अगले स्तर के लिए प्रोन्नति। अब गम गया। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षार्थियों की अवधारणात्मक और प्राविधिक समझ का स्व मूल्य आंकलन, शिक्षार्थियों की त्रुटियों का निदान या पता करना, किसी प्रोग्राम एवं पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता के बारे में निर्णय लेना। देखो, शिक्षण विधियाँ एक तरफ पढ़नी है और सब्जेक्ट एक तरफ पढ़ने हैं, इनका घोलमेल नहीं करना है। शिक्षण विधियाँ अलग, जीरो से शुरू करके पढ़नी, सब्जेक्ट अलग। औपचारिक मूल्यांकन में क्रमबद्ध रूप से सूचना एकत्रित करना, उनका निर्वर्तन करना संबंध होता है। औपचारिक मूल्यांकन अनौपचारिक मूल्यांकन की तुलना में अधिक उद्देश्यात्मक, पूर्व नियोजित, विशेष रूप से बड़े समूह के लिए उपयुक्त होता है। अभिप्राय पर निर्भर करते हुए औपचारिक मूल्यांकन निम्न प्रकार का होता है। रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों की उपलब्धियों का तात्कालिक तथा क्रमबद्ध रूप से हो रहा मूल्यांकन आंकलन होता है, जबकि शिक्षणात्मक प्रोग्राम प्रकृति में होता है। रचनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। इस प्रकार यह कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सतत और समेकित भाग है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों की अवधारणात्मक प्रक्रियात्मक समझ का मूल्य आंकलन में सहायता करता है। सारांशात्मक मूल्यांकन। सारांशात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन किसी सत्र, कोर्स या शिक्षणात्मक प्रोग्राम के अंत में होने वाला अंतिम मूल्यांकन होता है। इसमें विद्यार्थी को स्थान, ग्रेड या रैंक देने जैसे निर्णय लेने संबंध होता है। ये उन स्थितियों का अंतिम छोर है जिसमें यह निर्धारित किया जा सकता है कि उस विषय क्षेत्र में किसी विद्यार्थी का वर्तमान स्तर या उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। निदानात्मक मूल्यांकन। जैसा कि नाम दर्शाता है कि निदानात्मक मूल्यांकन उस मूल्यांकन के संदर्भ में होता है जिसमें हम विद्यार्थियों की अधिगम घटनाओं की प्रकृति और उसके स्तर की पहचान कर सकें। निदानात्मक मूल्यांकन में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों, इन त्रुटियों के कारणों, अवधारणात्मक समझ की ज्ञानता, हस्तक्षेप के प्रभावी साधन या उपचार सामग्री समाहित होते हैं। भविष्यात्मक मूल्यांकन। भविष्यात्मक मूल्यांकन प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किसी विशेष विषय क्षेत्र में सफलता के संभावित स्तर की भविष्यवाणी करने में सहायता करता है। ये उन मौलिक कौशलों और क्षमताओं को टेस्ट करते हैं जो उस विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए पूर्व अपेक्षित होते हैं, अर्थात अभिरुचि टेस्ट करते हैं। औपचारिक मूल्यांकन विभिन्न प्रकार की मूल्य निर्धारण तकनीकों और अभ्यास विधियों, प्रथाओं का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है। अन्य मूल्यांकन के प्रकार। कसौटी संदर्भित मूल्यांकन। कसौटी संदर्भित मूल्यांकन द्वारा ज्ञान की निरपेक्ष स्थिति का पता चलता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की योग्यता को मानसिक स्तर के अनुसार रखा जाता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि शैक्षिक उद्देश्य में से शिक्षार्थी ने क्या क्या अर्जित किया है, क्या अर्जित नहीं कर पाया, अर्थात तय किए गए कसौटियों के आलोक में योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। आदर्श संदर्भित मूल्यांकन। जब विद्यार्थी की उपलब्धि की व्यवस्था विद्यार्थियों के किसी समूह विशेष के संदर्भ में की जाती है तो आदर्श संदर्भित मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कोई पूर्व निर्धारित कसौटी नहीं बनाई जाती है और मूल्यांकन के आधार पर न तो किसी को उत्तीर्ण किया जाता है और न ही किसी को अनुत्तीर्ण। परीक्षण में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी अपने समूह में क्या स्थिति है, यह बदलाया जाता है। मूल्य आंकलन तकनीकें और प्रथाएं। पेन पेंसिल या लिखित टेस्ट के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की मूल्य आंकलन तकनीकें हैं जिनका उपयोग औपचारिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। साथ ही अनौपचारिक मूल्यांकन में चर्चित की गई विधियों का भी औपचारिक मूल्यांकन के हेतु प्रयोग किया जा सकता है। लिखित टेस्ट और कार्य। लिखित टेस्ट को प्राय उपलब्धि टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उपलब्धि टेस्ट एक ऐसा यंत्र है जो अधिगम के एक विशिष्ट क्षेत्र में एक समय अवधि के शिक्षण के बाद विद्यार्थियों की संपन्नता को मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। अतः विद्यार्थियों की उपलब्धि की जांच करने के अभिप्राय से विकसित लिखित टेस्टों को इकाई, सत्र या सेमेस्टर, वर्ष इत्यादि के अंत में दिया जाता है। लिखित कार्यों को प्राय समस्यात्मक प्रश्नावली के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जिन्हें विद्यार्थियों को उनकी अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक समझ के मूल्य आंकलन के लिए हल करने को दिया जाता है। प्रयोग दिए गए निर्वचन के प्रकार के आधार पर लिखित
टेस्ट निम्न प्रकार के हो सकते हैं: मानक संदर्भित, कसौटी संदर्भित। मानक संदर्भित, कसौटी संदर्भित। कौन टेस्ट तैयार करता है? इस आधार पर टेस्ट निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं: शिक्षक निर्मित टेस्ट, मानकीकृत टेस्ट। शिक्षक निर्मित टेस्ट प्राय कसौटी संदर्भित टेस्ट होते हैं, जो शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित कसौटी के संदर्भ में विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापने के लिए निर्मित किए जाते हैं। मानकीकृत टेस्ट प्राय मानक संदर्भित टेस्ट होते हैं तथा ये विद्यार्थियों के एक बड़े समूह पर लागू होते हैं। पूछे गए प्रश्नों के प्रकारों के आधार पर गणित में लिखित कार्य टेस्ट निम्न प्रकार के हो सकते हैं: व्यक्तिपरक या वर्णनात्मक टेस्ट, वस्तुनिष्ठ या विषयपरक टेस्ट। गणित में व्यक्तिपरक टेस्ट में प्राय निबंध या लंबे उत्तरों वाले प्रश्न और संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनमें हल की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन किया जाता है। विषयपरक प्रकार की टेस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान भरने वाले एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न इत्यादि जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित होते हैं। इन प्रश्नों को टेस्ट आइटम भी कहते हैं। व्यक्तिपरक टेस्टों को प्राय तब प्राथमिकता दी जाती है जब हम प्रक्रियात्मक तथा साथ ही अवधारणात्मक ज्ञान का भी मूल्यांकन करना चाहते हैं, जबकि विषयपरक टेस्टों का प्रयोग अवधारणात्मक ज्ञान के मूल्यांकन के लिए होता है। लिखित टेस्टों के लाभ: सारांशात्मक मूल्यांकन के लिए अति महत्वपूर्ण साधन है। ये विषय एक विद्यार्थी की सापेक्ष स्थिति निर्धारित करने में सहायता करते हैं। शिक्षक को प्राय उद्देश्यों की प्राप्ति और विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव की प्रभावशीलता से संबंधित प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विद्यार्थियों की कठिनाइयों तथा अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के बीच रिक्तता की पहचान करते हैं, शिक्षक की सहायता करते हैं, इसलिए उपचारात्मक कार्यवाही करने में इनकी सहायता करते हैं। माता पिता, प्रशंसकों इत्यादि को बच्चों के अध्ययन की सही स्थिति बताने में सहायता करते हैं। नियम कार्य असाइनमेंट कक्षा के नियत कार्य या गृह के नियत कार्य को हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से दिए गए नियत कार्य भी हो सकते हैं। किसी विषय इकाई प्रकरण में लिखित नियत कार्य शिक्षार्थी को उनकी योजना बनाने, रचना करने, उसे हल करने में सहायता होता है। नियत कार्य विविध प्रकार के प्राप्ति उद्देश्यों और अधिगम विषय वस्तु के मूल्य निर्धारण में सहायता करते हैं। साथ ही शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करता है कि उन्हें कक्षा के बाहर के अधिगम के साथ संबंधित करें और उनका संश्लेषण करें। नियत कार्य क्रियात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इससे शिक्षार्थियों को अपने विचार विविध विधियों तथा लिखित दृश्य व्यंजकों के माध्यम से प्रस्तुत करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। शिक्षक कक्षा में विभिन्न प्रकार की क्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नियत कार्य डिजाइन कर सकता है। उदाहरण: सांख्यिकी में एक नियत कार्य यह दिया जा सकता है कि किसी विशेष विषय पर समाचार पत्रों से आंकड़े एकत्रित किए जाए तथा उन्हें दंड, आलेख और पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाए। एक नियत कार्य यह दिया जा सकता है कि सांख्यिकी में दिए गए आंकड़ों पर 5 प्रश्न बनाए जाए। प्रोजेक्ट परियोजना एक ऐसी प्रेरणात्मक समस्या होती है जिसे हल में सोच, विचार और आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता पड़ती है तथा इसके पूर्ण होने पर कुछ ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए जो विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान हो। प्रोजेक्ट शिक्षार्थियों को एक अंतर्विषयी विधि से वास्तविक जांच करने में समर्थ बनाता है। यह विद्यार्थी में समस्या को हल करने में बढ़ावा देता है, इससे वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों को जोड़ता है। गणित में प्रोजेक्ट प्रेषण करने, आंकड़ों संग्रहित करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, संगठित करने और उनका निर्वेशन करने तथा उनका व्यापकीकरण करने के अवसर प्रदान करते हैं। एक प्रोजेक्ट एक व्यक्तिगत या सामूहिक प्रोजेक्ट हो सकता है तथा इसे एक दस्तावेज, रिपोर्ट और एक मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण से प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रोजेक्ट के उदाहरण: वास्तविक जीवन में ज्यामिति। इस प्रोजेक्ट से विद्यार्थी ज्यामितीय अवधारणा जैसे कि त्रिभुज के गुणों का वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग करने में समर्थ हो सकते हैं। विद्यार्थी भवनों, पेड़ों इत्यादि से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स पर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में विद्यार्थी जनसंख्या के एक प्रतिदर्श सैंपल के BMI परिकल्पित करके उस प्रतिदर्श की स्वास्थ्य स्थिति की जांच कर सकते हैं।
इस प्रोजेक्ट के परिणामों को दर्शाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षणों, परिकलनों, आलेखों, सारणियों इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही यह प्रोजेक्ट अंतर विषय कड़ी के रूप में गणित को जैविकी से जोड़ता है। पोर्टफोलियो किसी व्यक्ति के कौशलों के प्रमाणों का संग्रह होता है। मूल्य आंकलन के अभिप्राय से पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्य का एक सीमित संग्रह होता है जो विद्यार्थियों के सार्थक अधिगम के प्रमाण देता है, एक विशेष समय अवधि में उनकी उन्नति या प्रगति को प्रदर्शित करता है। पोर्टफोलियो के लाभ समस्या हल करने और प्रकरणात्मक विधि को बढ़ावा देता है, ज्ञान और कौशलों को प्राप्त करने में हुई प्रगति या उन्नति को दर्शाता है, विद्यार्थियों को संग्रह करने, संगठित करने तथा स्वयं अपने अधिगम पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ज्ञान निरूपण के विविध साधनों के लिए अवसर प्रदान करता है, अपरंपरागत तथा भाषा में अनाधारित माध्यम में प्रदर्शन को प्रोत्साहित करता है। इन्हीं कारणों से पोर्टफोलियो मूल्य आंकलन के वैध साधनों के रूप में दिन प्रतिदिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। एक गणित पोर्टफोलियो की विषय वस्तु। पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है जिन विद्यार्थियों में एक विशेष समय अवधि में कार्य कर सकता है। कुछ सुझावित बिंदु: मुक्त उत्तरों वाले प्रश्न, एक सामूहिक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्न, एक छोटा प्रोजेक्ट, एक पुस्तक समीक्षा, विद्यार्थी जर्नल में से उद्धृत अंश, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लेख, एक गणितीय अनुसंधान, समस्या हल करने के लिए कार्य, स्व मूल्यांकन, सहचर मूल्यांकन इत्यादि। परिणाम और प्रक्रिया संबंधी मूल्य आंकलन। यद्यपि परिणाम या उत्पाद की मूल्य आंकलन प्रक्रिया की तुलना में सरल होता है, फिर भी परिणाम और प्रक्रिया परस्पर निकटता से संबंधित होता है। गणित में परिणाम और प्रक्रिया दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी कारण सभी चरणों पर सदैव भार या अंक दिए जाते हैं। वर्णनात्मक टेस्टों और कार्य में प्राय परिणाम और प्रक्रिया दोनों का मूल्य आंकलन किया जाता है, जबकि एक विषय परक टेस्ट में अधिक बल परिमाण मूल्यांकन पर दिया जाता है। प्रक्रिया के मूल्य निर्धारण में गणित के अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान के मूल्य निर्धारण अंतर्निहित होते हैं। प्राय हम ऐसे विद्यार्थियों का सामना करना पड़ता है जो सही प्रक्रिया या कलन विधि का प्रयोग करते हैं परंतु अभिकलन की त्रुटि के कारण गलत उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। सही प्रक्रिया का प्रयोग करने के लिए कलन विधियों को गहरी समझ की आवश्यकता होती है। गणित में प्रयोगशाला क्रियाकलाप और प्रयोगों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वे प्रक्रिया कौशलों में वृद्धि करें। गणित में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है: आकलन, खींचना, प्रक्षेपण, व्यापकीकरण, वर्गीकरण, निर्वसन और परिकल्पित करना इत्यादि। मध्य सत्र या सत्रांत परीक्षाएं। मध्य सत्र सत्रांत परीक्षाएं मौलिक रूप से सारांशात्मक मूल्यांकन का एक भाग है। ये उस समय अवधि में शिक्षार्थियों को संयोजित उपलब्धियों के मूल्य निर्धारण में सहायता करती है। ये परीक्षाएं औपचारिक मूल्यांकन के अंग है। मध्य सत्र सत्रांत परीक्षाएं शिक्षार्थी को अगले उच्च ग्रेड में उन्नति देने का आधार बनाती है। ये उस विषय में एक विद्यार्थी की अन्य विद्यार्थियों के सापेक्ष स्थिति निर्धारित करने में सहायता करती है। मध्य सत्रांत परीक्षाएं प्राय लिखित परीक्षाएं होती है। इन परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों को प्रत्येक इकाई और प्राप्य उद्देश्यों को दिए गए भारों के अनुसार ध्यानपूर्वक बनाया जाना चाहिए। इनमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, निबंधात्मक उत्तर वाले, कहानी, समस्याएं इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। सतत और समग्र मूल्यांकन। स्कूली शिक्षा में मूल्यांकन सुधारों पर एनसेप 2005 की संस्तुतियों को अपनाते हुए परंपरागत परीक्षाओं के स्थान पर अब सतत और समग्र मूल्यांकन कंटिन्यूड एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन (CC) का प्रयोग किया जा रहा है। पद सतत का अर्थ है बल देने के लिए विद्यार्थियों की वृद्धि, उन्नति, विकास से संबंधित पहलुओं का मूल्यांकन एक घटना नहीं अपितु एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में अंतर्निहित है तथा ये शैक्षिक सत्र की संपूर्ण अवधि में फैली हुई है। समग्र का अर्थ है मूल्यांकन की इस योजना में विद्यार्थियों को शैक्षिक वृद्धि, विकास के शैक्षिक यानी शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। CC एक पैटर्न के परिवर्तन को निरूपित करता है जो रटने के अधिगम से प्रतिभागित अधिगम की एक अकेली
परीक्षा पद्धति से विविध प्रकार के मूल्यांकन और आकलन पद्धति के मूल्यांकन की ये योजना अधिक लचीले, न्यायपूर्ण और मूल्य आकलन व्यक्तियों के लिए न्यायसंगत स्थान प्रदान कर रही है। अतः इन मूल्यांकन योजनाओं के अंतर्गत प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, समूह कार्य इत्यादि सभी औपचारिक मूल्यांकनों के भाग है। मूल्य आकलन रूपरेखा। एक मूल्य आकलन रूपरेखा एक ऐसी योजना या ब्लूप्रिंट होती है जो विभिन्न संज्ञानात्मक या भावात्मक अधिगम लक्ष्यों और प्रकरणों के मूल्य आकलन में हमारी सहायता करती है। ये सूचनाएं एकत्रित करने और उनके प्रयोग करने तथा उनका निर्वचन करने के लिए एक विस्तृत और सुसंगत विधि स्थापित करती है। प्रश्न पत्र के लिए रूपरेखा का विकास। ये मूल्यांकन रूपरेखा या ब्लूप्रिंट विषय वस्तु तथा इस विषय वस्तु के संबंध में विद्यार्थियों से अपेक्षित प्रदर्शन दोनों की व्याख्या करती है। इस प्रकार इस रूपरेखा में सम्मिलित होता है विषय वस्तु, मूल्यांकित किए जाने वाले विषय और उप विषय, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के स्तर, विशिष्ट अधिगम प्राप्य उद्देश्य, मूल्यांकन किए जाने वाले प्रत्येक अधिगम लक्ष्य पर ब्लूप्रिंट के मुख्य भाग में वे विशिष्ट अधिगम लक्ष्य लिखे जाते हैं जो विषय वस्तु तथा साथ ही वर्गीकरण शास्त्रीय श्रेणी के पदों में जटिलता के स्तर को सूचित होते हैं। अतः एक प्रश्न पत्र की रूपरेखा को विकसित करने के लिए घटकों को संगठित करने हेतु क्रमबद्ध और चरणश प्रविधि की आवश्यकता होती है। प्राप्य उद्देश्यों की पहचान और उन्हें भारांक आवंटित करना किसी टेस्ट या किसी मूल्यांकन उपकरण की योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण चरण शैक्षिक प्राप्य उद्देश्यों की पहचान करना तथा उन्हें विशिष्ट प्रेक्षणीय व्यवहारों के पदों में व्यक्त करना। प्राप्य उद्देश्यों का यह वर्गीकरण ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण शास्त्र टैक्सोनॉमी के अनुसार स्पष्ट किया गया है, परंतु इसके लिए अन्य वर्गीकरण शास्त्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। विषय सूची का चुनाव, भारांक निर्दिष्ट करना। विषय वस्तु वे साधन हैं जिनके माध्यम से प्राप्य उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक विषय के लिए भारांक निश्चित किए जाएं। जब ऐसा कर लिया जाता है तब इन इकाइयों पर दिए गए भारों के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि शिक्षण में इन पर दिए जाने वाले वास्तविक बल को निरूपित किया जा सके। प्रश्नों के रूप में प्रकार तथा उनके भारांक शिक्षक या टेस्ट बनाने वाले को एक उपलब्धता टेस्ट विकसित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रश्नों के बारे में प्रश्नों की संख्या चुनने तथा विभिन्न प्रकार के न्याय संगत संयोजनों में से प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में दिए जाने वाले भारांक के बारे में निर्णय लेना। कठिनाई स्तरों के बंटन। कठिनाई स्तरों के बंटन के लिए निर्णय लेना आवश्यक होता है। किसी टेस्ट में कठिनाई के स्तरों का बंटन टेस्ट के अभिप्राय तथा साथ ही उन विद्यार्थियों के समूह पर निर्भर करेगा जिनके लिए डिजाइन किया जा रहा है। किसी टेस्ट के माध्यम से इष्टतम भेद रखने के लिए अधिकांशतः प्रश्न औसत कठिनाई स्तर के होना चाहिए। यदि इस टेस्ट को सामान्य रूप से मंडित माना जाए तो प्रतिशतों के पदों में कुछ बार निम्नलिखित है। कठिन प्रश्न अंक 8% 16, औसत प्रश्न अंक 34% 68, सरल प्रश्न अंक 8% 16, कठिन भी 16% और सरल भी 16%, जबकि औसत कितने होने चाहिए 68%। ब्लूप्रिंट तैयार करना। ब्लूप्रिंट एक त्रिविमीय चार्ट होता है जो प्राप्य उद्देश्यों, विषय सूची तथा प्रश्नों के प्रकारों को भारांकों के रूप में दर्शाता है। ये निर्दिष्टीकरण की एक सारणी या एक मूल्य आंकलन रूपरेखा कहलाती है। ब्लूप्रिंट जहाँ तक संभव हो सुस्पष्ट रूप से टेस्ट के कार्यक्षेत्र और दिए जाने वाले भार को परिभाषित करता है तथा प्राप्य उद्देश्यों को विषय सूची से संबंधित करता है। एक बार ब्लूप्रिंट बनाने के बाद टेस्ट आइटमों या प्रश्नों को तैयार करना पड़ता है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। एक प्रश्न पत्र तैयार करना। एक प्रश्न पत्र की रचना करते समय कुछ मौलिक विचारों को मस्तिष्क में दृष्टिगत रखना चाहिए। सर्वप्रथम मूल्य आंकलन महत्वपूर्ण अधिगम लक्ष्यों पर केंद्रित होना चाहिए। गणित शिक्षण में मूल्यांकन ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण पर आधारशिला। सर्वप्रथम मूल्य आंकलन महत्वपूर्ण अधिगम लक्ष्यों पर केंद्रित होना चाहिए। प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों से केवल वह सूचना निकलवाए जो मूल्यांकित
प्राप्त होने वाले अधिगम लक्ष्यों के अनुकूल हो। परंतु कई बार प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि विद्यार्थियों से अवांछित व्यवहार के बारे में सूचना निकालने का प्रयास करते हैं, जैसे कि धोखा देना, डर, बिना सोचे समझे अनुमान लगाना, परीक्षा जनित कौशलों की रचना करना। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पत्र विद्यार्थी की प्रदर्शन क्षमता को न तो रोके और न ही उसे प्रतिबंधित करे। उसने अधिगम लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। किसी प्रश्न पत्र में शब्द सुधार किसी प्रश्न को इतना संदिग्ध बना देते हैं कि एक विद्यार्थी जिसको उसका सही ज्ञान है उसका उत्तर गलत लिख सकता है। सरल बातें जैसे शब्दावली, अस्पष्ट शब्दों में दिए गए दिशा निर्देश, गलत प्रकार से खींचे गए आरेख से विद्यार्थियों को गलत उत्तर देने की स्थितियों में पहुंचा सकते हैं। एक प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के प्रश्नों का एक संतुलन होना चाहिए। प्रश्न पत्र बनाने के बाद प्रश्नानुसार प्रत्येक आइटम्स का विश्लेषण निम्न सूचनाओं के पदों में किया जाना चाहिए: विषय वस्तु, प्राप्य उद्देश्य, कठिनाई स्तर और प्रश्नों के रूप या प्रकार। प्रश्नों का निर्माण। प्रश्नों के प्रकार: उद्देश्यात्मक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, वाक्यपूर्ण प्रश्न, रिक्त स्थान भरी, संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, लंबे उत्तर प्रश्न, निबंध प्रकार के प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार बनाने चाहिए कि वे क्रांतिक सोच को हतोत्साहित करें, तार्किक विवेचन को बढ़ावा दे तथा यांत्रिक क्रियाओं को हतोत्साहित करें। सारांशात्मक मूल्यांकन में प्रश्न एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए प्रश्नों के बनाने में सावधानीपूर्ण चर्चाओं की आवश्यकता होती है तथा ये अधिगम लक्ष्यों के अनुरूप बनने चाहिए। प्रश्न इस प्रकार बनाने चाहिए कि वे न केवल अवधारणाओं का मूल्यांकन करें बल्कि कौशलों का भी मूल्यांकन करें। अवधारणात्मक ज्ञान वाले प्रश्नों का प्रक्रियात्मक ज्ञान वाले प्रश्नों के बीच एक संतुलन भी होना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न। गणित में निबंधात्मक या लंबे उत्तर वाले प्रश्न प्राय ऐसी समस्याओं या प्रश्न होते हैं जिनमें अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान दोनों की जांच होती है। उच्चतर मस्तिष्कीय प्रक्रियाएं जैसे कि विश्लेषण, संश्लेषण, समस्या हल करना इत्यादि का निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न सरलता से मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों में चरणशः प्रविधियों की आवश्यकता होती है तथा इन प्रश्नों में प्रक्रियात्मक ज्ञान तथा कलन विधियों ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनमें समस्या हल करने की विधि का मूल्यांकन किया जाता है, न कि केवल हल का। इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों की परिकल्पनात्मक, शैक्षिक सोच, चिंतन, आगमनित और निगमनित विवेचना तथा अन्य क्षेत्रों जैसे कि अभिग्रहात्मक ज्ञान, गणितीय समीकरणों के साथ कार्य करने, शब्दों समस्याओं को गणितीय कथनों में रूपांतरित करने का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण: सिद्ध कीजिए कि समानांतर चतुर्भुज के कोणों की समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का कथन दीजिए और इसे सिद्ध कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में वैकल्पिक चयन, विकल्प या उत्तर होते हैं जिनमें से प्राय एक ही सही होता है तथा इसे कुंजी कहा जाता है। शेष गलत विकल्पों को डिस्ट्रैक्ट कहा जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को अनेक प्रकार के अधिगम लक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जा सकता है तथा यदि कहीं पे 50 पद आते हैं तो भी फर्स्ट ग्रेड वाले यदि सिलेक्शन ले सकते हैं तो हमारे तो 5000 पद है, उनमें से हम एक सीट नहीं ले सकते। धिक्कार है यदि हम नहीं ले सकते तो जीने पर सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लेना नहीं, 100% लेना, क्योंकि यदि बंदा 50 पदों पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लेके आ जाता है तो हमें तो 5000 पद मिले हुए, उनमें से सिलेक्शन लेना। फिर यदि 15 पद आते हैं तो उनमें क्या कैटेगरी वाइज विभाजन नहीं होता है? उनमें भी होता है। तो 5000 पदों में विभाजन होगा तो देखा जाएगा, और तो क्या है। इससे विद्यार्थियों की गलत अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। परंतु बहुविकल्पीय प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि संयोग या सत्य उत्तरों की संभावना न्यूनतम हो। गणित में बहुविकल्पीय प्रश्न कलन विधियों या प्रक्रियात्मक ज्ञान के मूल्यांकन स्थान पर अवधारणात्मक ज्ञान की जांच के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्न
शिक्षार्थियों में अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इसमें उन्हें चरणशः प्रविधि लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य असत्य प्रश्न। सत्य असत्य प्रश्न सीमित बहुक्लिपीय प्रश्न है। यह प्रश्न गणित में प्राय अवधारणात्मक ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: दो भिन्न बिंदुओं से होकर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। सत्य असत्य। सत्य असत्य प्रश्नों में शिक्षार्थियों से अनेक उत्तरों के कारणों या औचित्य देने को कर सुधारा जा सकता है अथवा इन प्रश्नों को सुधारने के लिए असत्य कथन को सत्य बनाने के लिए कहा जा सकता है तथा इसके बाद कारण भी पूछा जा सकता है। कथन पूरा करने वाले प्रश्न। कथन पूरा करने वाले प्रश्नों में विद्यार्थी को कथन पूरा करने के लिए कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं। ये प्रश्न मुख्यतः विद्यार्थियों के निम्न क्रम के चिंतन कौशल, सूचना का प्रत्यास्मरण और उनकी समझ के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं, परंतु कभी कभी इन प्रश्नों का उपयोग उच्चतर क्रम के चिंतन कौशल जैसे कि गणितीय संकेतों के साथ कार्य करने तथा गणितीय समीकरणों को संतुलित करने की क्षमताओं की जांच के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण: एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी भुजाओं का एक युग्म समानांतर और बराबर हो। मुक्त उत्तरों वाले प्रश्नों का निर्माण। गणित में मुक्त उत्तरों वाले प्रश्न शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन, क्रियात्मकता तथा उच्चतर क्रम के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं। ये अपसारी प्रश्न भी कहलाते हैं। मुक्त उत्तरों वाले प्रश्नों में अनेक उत्तरों की संभावना रहती है तथा ये विद्यार्थियों को ये अवसर प्रदान करते हैं कि वे उनके विचार विभिन्न विधियों से व्यक्त कर सकें। इन प्रश्नों में विभिन्न उपागम होते हैं तथा ये शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं कि वह अपने शब्दों में उत्तर प्रस्तुत कर सके। ये रटने द्वारा अधिगम और अनावश्यक रूप से रटन विद्या को आश्वासित करता है। क्रियात्मक की रचना करने में सहायता करता है। इस प्रकार के प्रश्न से शिक्षक विद्यार्थियों की मौलिकता का मूल्यांकन कर सकता है। ये शिक्षक को शिक्षार्थी में व्याप्त अवधारणा रिक्तता का मूल्यांकन करने में भी सहायता करता है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न को बनाने के लिए शिक्षक को अपनी ओर से सावधानीपूर्वक कार्य करने और चर्चा की आवश्यकता होगी। इन्हें इस प्रकार बनाया जाए कि शिक्षार्थी को ये रोचक और चुनौतीपूर्ण लगे। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के मूल्यांकनों सहायता करते हैं। उदाहरण: एक उत्तर वाला प्रश्न, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। इसी विषय पर मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को इस प्रकार बनाया जा सकता है। मूर्त प्रश्न: मूर्त सामग्री का प्रयोग करते हुए पाइथागोरस प्रमेय का मूल्यांकन सत्यापन करने की दो विधियों के बारे में सोचिए। अवधारणात्मक प्रश्न निर्माण। बने गए प्रश्न ऐसे होने चाहिए तो शिक्षार्थियों के अवधारणात्मक ज्ञान का मूल्यांकन करें। इससे शिक्षक को विद्यार्थियों की सही स्थिति का पता लगता है, उन्होंने अवधारणा के बारे में कितना सीख लिया है। कुछ उदाहरण: विद्यार्थियों से वास्तविक संख्याओं के गुणों संक्रियाओं को लिखने के स्थान पर प्रश्न इस प्रकार बनाए जा सकते हैं। निम्न में से कौन सी संक्रिया वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित नहीं है? तो ये है ऑप्शन बी, 3/0 नहीं हो सकता कभी भी। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के शिक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, ये कौन सी विशेषता है? विश्वसनीयता। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य अभ्यास के अवसर देना। जिम्मेदार परीक्षण का गुण है विचारों की स्वतंत्रता। मूल्यांकन वह निर्णय या व्याख्या है जिसको किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। क्लार्क या स्टार, ये 2025 में आया, इंपॉर्टेंट है, याद करना। क्लार्क और स्टार ने कहा है कि मूल्यांकन वह निर्णय या व्याख्या है जिसको किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को बिना कागज या पेंसिल की सहायता से करता है, कहलाता है मौखिक। बिना कागज पेन के करना मौखिक। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है विशेषज्ञता और वैधता का उच्च स्तर। एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमजोर तथा पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके, कहलाता है विभेदकारिता। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गड़बड़ है।
मानक संदर्भित आकलन, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी। ये गड़बड़ हो गया। पहले मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है। मानदंड आकलन नैदानिक परीक्षण में उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है। मानदंड परीक्षण निपुणता का मूल्यांकन करता है। मानदंड आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन हमें बताता है कि विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन कौन सा सही है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन आकलन की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? संप्रेषण, प्रतिमान और प्रक्रिया। संप्रेषण, प्रतिमान और प्रक्रिया और गणितीय तर्क। गणित के प्रति रुझान नहीं है। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यही इम्पोर्टेंट था। निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके? विद्यार्थी की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने किस प्रकार का भाषा अभियोग्यता संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए निबंधात्मक परीक्षण। इन्होंने मूल्यांकन आधारित पाठ्यक्रम मॉडल को प्रस्ताव दिया। मूल्यांकन आधारित पाठ्यक्रम मॉडल किसने दिया? बेंजामिन ब्लूम्स ने मूल्यांकन आधारित पाठ्यक्रम मॉडल दिया। क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन आयाम नहीं है? स्वरूप और कार्य पद्धति नहीं है। संचार, गणित के प्रति अरुचि, गणितीय तर्क शक्ति। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करता है? विचार, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति। गणितीय अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक। 6 शिक्षण योजना प्रयुक्त पदों का सही क्रम है संलग्न, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। संलग्न, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। सबसे पहले संलग्न होना है, फिर व्याख्या करनी है, फिर विस्तार और लास्ट में अंत में मूल्यांकन। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है अधिगम में असंगति को, शिक्षण की कमियों को पहचानना। कौन सी गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधि नहीं है? श्रुति लेख नहीं है, निरीक्षण है, साक्षात्कार है, छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल है। कौन सी गणितीय शिक्षण, कौन सा कथन गणितीय शिक्षण में सत्य है? मूल्यांकन मापन प्लस निर्णय एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। सभी निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? तैयारी मूल्यांकन नहीं होती। तैयारी से कोई मूल्यांकन थोड़ी होता है। साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट होगी तभी मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है शिक्षण उद्देश्य से, मूल्यांकन प्रविधि से, अधिगम अनुभव से। गणित शिक्षण अधिगम के संदर्भ में कौन सा प्रक्रिया वांछनीय है? संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना। गणित अधिगम के आकलन का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? पक्षता का सिद्धांत नहीं है। पाठ्यपुस्तक है, अधिगम का सिद्धांत है, निष्पक्षता सिद्धांत है, जब विपक्षता सिद्धांत नहीं है। गणित अधिगम के आकलन के लिए नियोग का कार्य कौन सा सिद्धांत करेगा? तो वो है पाठ्य पुस्तक का सिद्धांत और अधिगम व समानता का सिद्धांत। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? तो वह विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध कराना। ये गड़बड़ है। अध्यापिका को शुरू में समस्याओं के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या करने देनी चाहिए। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्य से अवलोकन करें।
उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन है विशेषता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन में बल दिया जाता है मात्रा, गुण और मूल्य पर। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मूल्यांकन से। मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है उद्देश्य, मूल्यांकन के साधन, अधिगम, अनुभव। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में शामिल है सत्य असत्य प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न। अच्छे प्रश्न की विशेषता है प्रश्न की भाषा सरल व बोधगम्य में होनी चाहिए। प्रश्न स्तरानुकूल बनाए जाने चाहिए। प्रश्न द्विअर्थी नहीं होना चाहिए। सभी सही है। मूल्यांकन के किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रिया और संज्ञानात्मक और बौद्धिक प्रविधि के संबंध में प्रमाण प्रदान दिए जाते हैं? तो वो है निरीक्षण प्रविधि। पुनरावर्ती प्रश्न प्राप्त ज्ञान के उपयोगी हेतु। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है अधिगम अनुभव से, मूल्यांकन प्रविधियों से, विषय वस्तु से। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना है? निरंतरता। अंत में हो जाएगी निरंतरता अवहेलना है। बी एस बलूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के साधन। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा है? समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। अच्छा मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, निरंतरता है, जबकि नकारात्मक नहीं। निबंधात्मक प्रश्न का उदाहरण है सरल रेखा को परिभाषित कीजिए कि इस परिभाषा से ये सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक साथ ले जाए तो वो तीसरी भुजा से बड़ी हो जाती है। बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितना अभी करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ है, कितना संशोधन होना सहज है। ये कथन राम सकल पांडे का है। आधुनिक परीक्षाएं वास्तव बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है। SC स्टैंड के अनुसार आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है। कथन SC स्टैंड के अनुसार प्रयोगात्मक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतः जिस उद्देश्यों की पूर्ति होती है वो है कौशल। प्रश्नों के प्रकार होते हैं निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ। जिन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों के संकेत दिए जाते हैं वो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? डॉक्टर ब्लूम द्वारा। कक्षा 6 के समय के मूल्यांकन के प्रचलन में होंगे अंकीय घड़ी, सादृश्य घड़ी, घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौड़ाई अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। ये सभी क्या है? समय के मूल्यांकन के प्रचलन होगा। कक्षा 2 में सम और विषम संख्या का संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ विकलन के क्रियाकलाप द्वारा किया जाता है। उसके पचास शिक्षक द्वारा छात्रों को जांच के लिए कहा जाता है। ये एक रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम अथवा विषम, उनके गणित की कॉपी में कागजों पेजों की संख्या विषम, विषय क्रेयॉनों पेजों की सम और विषम संख्या। अधिगम के लिए मूल्यांकन है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन नहीं, अधिगम के लिए मूल्यांकन। विद्यार्थियों में उत्पन्न आदर्श और मूल्य आंतरिक होकर उन आदर्शों व मूल्यों पर प्रतिबंध होना इस भावावेश क्षेत्र के लक्ष्यों में होता है। कीमत आंकना, गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो वो है अनुप्रयोग और अवबोध और कौशल, बोध और कौशल की सारणी बनती है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य है गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। गणना संबंधी कौशल बढ़ाना है गणित में तो अभ्यास करना पड़ेगा। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वैधता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष है अभिव्यक्ति का अभाव। वस्तुनिष्ठ में अभिव्यक्ति का हमेशा अभाव होता है। कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता? विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को जांच कर अंक और ग्रेड प्रदान करना यह अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक है। अनौपचारिक में क्या होता है? जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना, विद्यार्थी को समझाना, चर्चा व्यस्त होना, उनको सुनना, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना।
नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं प्रस्तावना। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। अनुमूल्यन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक के किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया। मूल्यांकन किस सीमा तक संघर्ष सफलता प्राप्त की। मूल्यांकन कहलाता है निम्नलिखित में से वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है तब यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाता है। वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। निम्न में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। कौन सा गणित एग्जाम में 100 आकलन की तकनीक है तो वो है छानबीन करना, तुलना करना, 100 विश्लेषण। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं। वर्गीकरण है, वर्ग समावेशन है, संरक्षण है, जबकि मापन नहीं। प्रारंभिक संख्या संकल्पना में मापन नहीं आता है। समुच्चयों में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास, गणितीय विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना। समस्याओं का जवाब सटीक से देना जरूरी नहीं है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। छात्रों के गलत उत्तर को पूरे हल देना। गलत उत्तरों के पूरे हल दोगे तो प्रभाव होने की संभावना, शिक्षण अधिगम प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम रहेगी। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। चौथा गड़बड़ है भाई। गणित में मूल्य निर्धारण की विधियाँ। संदर्भ गणित 17 गणित में मूल्य आंकलन के लिए कार्य, प्रयोगशाला और प्रयोग, ग्रह के लिए नियत कार्य, कक्षा में क्रियाकलाप। रूब्रिक किस में प्रयोग होता है। गणित में वर्तंतों के रिकॉर्ड, जनरल प्रविष्टियाँ, क्षेत्र प्रमाण, पोर्टफोलियो, जहाँ सूचियाँ, क्रम निर्धारण करने के मापदंड, प्रोजेक्ट, परियोजना, समस्या हल करने के कार्य। रूब्रिक एक लिखित मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे विद्यार्थियों के कार्य का मूल्य आकलन किया जाता है। शब्द रूब्रिक को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। मूल्य आकलन के लिए मार्ग निर्देशों का एक समुच्चय जो मूल्य निर्धारित किए जाने वाले अभिलक्षणों या आयामों को सुस्पष्ट प्रदर्शन, कसौटियों तथा एक रेटिंग स्केल साथ व्यक्त करता है। एक अंक देने वाले रूब्रिक में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। एक निश्चित स्केल, मापदंड स्केल, प्रत्येक बिंदु के प्रत्येक प्रदर्शन की व्याख्या करने वाले अभिलक्षणों की एक सूची, विद्यार्थियों के लिए सुस्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य। रूब्रिक शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए उपयोगी है क्योंकि मूल्यांकन व्यक्ति विशेष पर कम आधारित होता है। रूब्रिक शिक्षार्थियों और शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी है। एक अंक देने वाले रूब्रिक में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। एक निश्चित स्केल, मापदंड स्केल, प्रत्येक बिंदु के प्रदर्शन की व्याख्या करने वाले अभिलक्षणों की एक सूची, विद्यार्थियों के लिए सुस्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य। व्याख्यान कक्ष प्रयोगशाला की सम्मिलित योजना। प्रस्तुत योजना व्हाइट हाउस की देन है। योजना कई प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा प्रमाणित है। ये सुविधाजनक और कम खर्चीली और विज्ञान के लिए उचित वातावरण प्रदान करती है। कौन सी। व्याख्यान कक्ष प्रयोगशाला सम्मिलित योजना। ये अगली बात में देखेंगे।